हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बीके टू जेड में। और ये साइंस का क्लास 10 जिनका एग्ज़ाम फरवरी में फाइनल होने वाला है, उनका ये 5वां वीडियो ऑब्जेक्टिव का ला रहे हैं। और इसके बाद जो साइंस में वीडियो आएगा वो सब्जेक्टिव का आएगा। तो इस वीडियो को भी आप अच्छे से ध्यान से सुनेंगे और जिसमें आपको डाउट होगा तो कमेंट करेंगे, और आप चाहें तो नोट कर सकते हैं जिसमें आपको दिक्कत हो। तो बहुत ही सीरियसली लीजिए, क्योंकि जो 5 क्वेश्चन हम साइंस का डाले हैं, 5 हमने सोशल साइंस का डाल दिया है और हिंदी का 4 डाले कि उसका डालेंगे तो 5 उसका भी हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से इंपॉर्टेंट ये नहीं कि जो क्वेश्चन डाले वो, उसके साथ बहुत सारे क्वेश्चन को हमने अलग से बोल बोल के भी समझाया है। ये निश्चित है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, तो उसको आप एक बार 2 बार रिपीट कर लीजिएगा। और बाकी हम ज़्यादा लेक्चर करेंगे नहीं, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है, तो हम फटाफट इसको ख़त्म करेंगे। 80 क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको एग्जाम में 40 ही बनाना रहेगा। हम 80 डिस्कस करके दिखाते हैं। तो ठीक है, ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो प्रकाश की जो किरणें गमन करती है ना, वो एक सीधी रेखा में गमन करती है, क्योंकि प्रकाश इधर उधर से नहीं जाती, वो सीधा जाती है। स्नेल के नियम के अनुसार माध्यम का अपवर्तनांक होता है साइन आई बराबर साइन आर बटा बराबर म्यू। तो आप 2 का आंसर ए देख लेंगे। 25 सेंटीमीटर फोकसांतर वाले अवतल लेंस की क्षमता कितनी होती है? तो -4 निकलेगा। हम यहाँ पर देखिए निकाल के दिखा दिए। P बराबर 100/f होता है, तो इसको काट देंगे तो -4 निकल जाएगा। तो आप यहाँ पे दिया हुआ है -4 डायोप्टर, तो ये अब सही है। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? तो आकाश का जो नीला रंग होता है वो परिकिरण के कारण होता है। और श्वेत रंग कितने रंगों से मेल से बना होता है? तो 7 रंग जब आपस में मिल जाते हैं ना, हम एक बार क्लास में बताए भी थे। अब कलर से क्वेश्चन आएगा जरूर कि ऐसे लाल हरा नीला प्राथमिक रंग है, और लाल हरा मिलता है तो कौन सा रंग बनता है? पीला, ऐसे करके हम बताए थे। और 7 रंग मिलता है तो सफ़ेद। एक क्वेश्चन कलर से आएगा, ध्यान रखिएगा। वायुमंडल में कौन सा वन अधिक परिकिरण करता है? तो देखिए, वायुमंडल में सबसे अधिक परिकिरण किसका होता है? तो नीला का। और सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो लाल का। सबसे कम परिकिरण किसका होता है? लाल का। सबसे ज़्यादा परिकिरण होता है नीला का, यानी बैगनी का। दृश्य प्रकाश में किस वन का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो दृश्य प्रकाश में तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा लाल का, देखिए अभी बता ही रहे थे। किसी लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है। और मानव नेत्र में किसी बीम का प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। और एक स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से नज़दीक जाएगा आप कहाँ तक? एकदम आँख के पास, तो दिखेगा नहीं। कम से कम 25 सेंटीमीटर का दूरी पर रखेंगे तभी दिखेगा। किसी मानव के नेत्र का दूर बिंदु होता है, तो अनंत पर होता है। आप आसमान तक देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है कि एम्पियर सेकेंड किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो एम्पियर सेकेंड जो है वो आवेश का मात्रक है। और ओम के नियम के अनुसार विद्युत धारा आई और प्रतिरोध आर तथा विभवांतर भी में संबंध तो भी बराबर IR होता है। और किसी चालक का प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। विद्युत शक्ति के लिए सूत्र है तो P बराबर VI, और शक्ति बराबर P, तो P बराबर हो जाएगा VI। और वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ए मीटर को सरणीय क्रम में जोड़ा जाता है। गैस का कौन सा गैस खाना बनाने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है? देखिए, कौन सा गैस खाना बनाने के लिए नहीं किया जाता? तो बायोगैस, LPG तो कर सकते हैं। CNG जिससे गाड़ी चलता है, आजकल जो नया वाला ऑटो आया है ना, वो CNG से चलता है। दिल्ली वगैरह में बहुत पहले से चल रहा है, तो CNG से तो गाड़ी चलता है, इससे खाना नहीं बनेगा। LPG से, बायोगैस से खाना बन सकता है। निम्न में से कौन दृश्य धारा उत्पन्न करता है? तो दृश्य धारा यानी डायरेक्ट करें तो बैटरी और जनरेटर, ये दोनों दृश्य धारा उत्पन्न करता है। तो नहीं, बैटरी और विद्युत मोटर, जनरेटर नहीं करता है। तो बैटरी और विद्युत मोटर होगा इसका आंसर, जो डायरेक्ट करंट देता है, DC। निम्न में से कौन सा भाग विद्युत मोटर का नहीं है? तो विद्युत मोटर का भाग कौन बोल रहा है नहीं है? तो देखिए, नाल चुंबक विद्युत मोटर का है, ब्रश भी है और धारावाहिक कुंडली भी है। कौन सा नहीं है? तो लेंस नहीं है। CNG किस प्रकार का गैस है? तो CNG क्या है? उसका पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, या हिंदी में बोलेंगे संपीड़ित प्राकृतिक गैस या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इंग्लिश में भी लिखा रहेगा एग्जाम में, तो हिंदी नहीं समझ में आएगा तो अंग्रेजी में आप टिक देख के लगा लीजिएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय स्रोत है जो ईंधन जलने पर कम धुआं देता है और अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है, वह उत्तम ईंधन है। अगर आप ईंधन को जलाएं और धुआं कम दे रहा है और ऊष्मा तेज है तो अच्छा ईंधन है। वोल्ट मीटर किस भौतिक राशि को मापने का यंत्र है? तो वोल्ट मीटर विभवांतर को मापते हैं। और साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो साग सब्जी को विघटित होकर के कंपोस्ट बनता है, वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 24 तक करा दिए। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है आपको कि CEO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन, और इस तरह से ये कॉपर के साथ में हाइड्रोजन अलग हो गया, किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। और कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, इस परत का रंग काला हो जाता है।
निम्न में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो आप जो चूना से करते हैं ना, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये Ca और ऑल ट्वाइस दे करके लिख देंगे OH। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन या जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? तो देखिए, सोडियम कार्बोनेट में जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाएंगे ना, तो घोल का रंग परिवर्तित होकर के पीला हो जाता है। मधुमक्खी का डंक एवं एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है। तो जो छोड़ता है ना, मेथोनोइक अम्ल, और उसी का नाम फॉर्मिक अम्ल भी होता है। फॉर्मिक एसिड बोलिए या मेथोनोइक अम्ल बोलिए, दोनों एक ही है। ये चींटी में भी होता है। अम्लीय वर्षा के जल का pH मान कितना होता है? देखिए, अम्लीय वर्षा जो होता है ना, जिसके कारण ताजमहल भी पीला होते जा रहा है, तो उसका 7 से तो कम अम्लीय होता है, लेकिन कम से कम 5.6 होना चाहिए। तो 5.6 कम से कम, 5.6 से कम होगा तभी अम्लीय वर्षा वो कहलाएगा। 5.6 से ऊपर होगा तो अम्लीय वर्षा नहीं कहलाएगा। सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो देखिए, सोडियम जिंकेट, तो Na से सोडियम होता है, तो Na2 और ZnO2, ये हो जाएगा सोडियम जिंकेट। आयोडीन युक्त नमक, तो आयोडीन नमक है NaCl और प्लस Kl। इनमें से कौन उदासीन पदार्थ है? तो देखिए, टूथपेस्ट में नमक है, सिरका में भी है, टमाटर का रस में भी है। चीनी जो है एक उदासीन पदार्थ है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अधिक अभिक्रियाशील है? तो सबसे अधिक क्रियाशील हम बताए थे आपको, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। तो इसमें देखिए, सोडियम भी दे दिया और पोटेशियम दिया, तो सोडियम पोटेशियम ज़्यादा अभिक्रियाशील हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया एनोडीकरण कहलाती है। और क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, क्लोरीन परमाणु के बातम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो पहले जान लीजिए क्लोरीन का होता है कितना, 17। तो 2 8 18 32, तो 2 8 हो जाएगा 10 और लास्ट बच जाएगा 7। इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं सहसंयोजी। बॉक्साइट की धातु का महत्वपूर्ण एक्स है, तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का महत्वपूर्ण एक्स है। स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्व रहते हैं, तो निकेल और क्रोमियम। तो स्टेनलेस स्टील में यानी लोहा, कार्बन, निकेल और क्रोमियम रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक मतलब कैल्शियम क्लोराइड, तो CaCl2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं, गंधक का परमाणु संख्या कितना होता है? सल्फर को ही गंधक बोलते हैं, और सल्फर का कितना होता है परमाणु संख्या? 16। भूपरपट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाली धातु में निम्नलिखित में से कौन है? तो भूपरपट्टी में सबसे ज़्यादा ये स्वतंत्र रूप से, तो सबसे ज़्यादा पूछेगा तो एल्युमिनियम, और पूछेगा स्वतंत्र रूप से तो Ag जो दिया हुआ सिल्वर। एल्काइन समूह का समान सूत्र क्या होता है? तो देखिए, एल्केन का पहले याद रखिए, एल्केन का होता है CnH2n+2, ए वाला जो दिया हुआ एल्केन का है। फिर होता है एल्किन CnH2n, सी वाला हो गया एल्किन और एल्काइन का होता है -2, तो CnH2n-2। इसको हम लोग याद कैसे करते हैं कि पहले में एल्केन +2, फिर एल्किन कुछ नहीं, फिर एल्काइन, लास्ट में -2। याद करिएगा, तीनों में कोई ना कोई एक आता जरूर है, A, C और D, ये तीनों में कोई ना कोई एक आएगा। संतृप्त यौगिक में एकल बंधन होते हैं, जो यौगिक संतृप्त होगा उसमें एकल बंधन होता है। एथिल एल्कोहल का IPAC नाम भी एक जरूर बनेगा, हम बार बार बोल रहे हैं, आप 10 ठो 5 ठो कर लीजिए। तो एथिल एल्कोहल का IPAC नाम होता है एथेनॉल। वनस्पति तेलों में होती है, तो वनस्पति तेलों में लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। और आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? तो आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कक्षों की संख्या समान होता है। और आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व, तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब जितना भी आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। किसी तत्व में 2 सेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हुए हैं, वह तत्व नियोन हो जाएगा। पत्तियां रंध्रों द्वारा वायुमंडल से ग्रहण करती है कार्बन डाइऑक्साइड। निम्न विकल्पों में किसमें मृतजीवी पोषण होता है? तो मृतजीवी पोषण के बारे में अगर बात करें तो कवक हो या ईस्ट हो या मशरूम हो, ये सभी में मृतजीवी पोषण होता है। क्वेश्चन नंबर 53 बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में नहीं होती है? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में नहीं होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, ये नहीं होती है। पाचन क्रिया पूर्ण होती है, छोटी हाथ में पाचन क्रिया पूर्ण होती है, 11 में ये क्वेश्चन आया था। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा में तंत्रिका पाया जाता है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रया किसका उपयोग करती है? तो ऊर्जा उत्पादन में कोशिका प्रया ग्लूकोज का उपयोग करती है। और श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों का होता है, तो श्वसन की
अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों का विघटन होता है। क्वेश्चन नंबर 57 कंप्लीट कर दिया। अब 58 से शुरू करते हैं। स्टोमोटा का मुख्य कार्य क्या होता है? तो स्टोमोटा का काम क्या होता है? तो ऑक्सीजन का निष्कासन, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण और जल वाष्प का निष्कासन, ये सभी काम स्टोमोटा का होता है। हृदय का पेसमेकर कहते हैं, हृदय का पेसमेकर ऐसे नोड को कहते हैं। हृदय से रक्त यानी रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है तो निलय के द्वारा। और आप जानते हैं हमारे हृदय में बायां निलय और दायां निलय होता है। हृदय के चारों तरफ उपस्थित सुरक्षात्मक द्रव क्या कहलाता है? तो हृदय के जो चारों तरफ सुरक्षात्मक द्रव होता है उसको कहते हैं हम लोग पेरिकार्डियक द्रव। इसको पेरिकार्डियम होना चाहिए, यहाँ पे कक लिखा हुआ माँ होना चाहिए, पेरिकार्डियम द्रव होता है। पौधे में उत्सर्जन होता है, तो पौधे में उत्सर्जन होता है वातरंधों से, पत्तियों के गिरने से और छाल के विलगाव से। थोड़ा ठीक से आया नहीं है लेकिन देख लीजिएगा, इस वजह से सभी होगा 62 का। और इनमें जनन ग्रंथि कौन है? तो देखिए जनन ग्रंथि अंडाशय और वृषण, ये दोनों जनन ग्रंथि है, थायराइड नहीं होगा। गर्भवती महिला के प्रसव के आखिरी समय में कौन सा हार्मोन दिया जाता है? देखिए जब कोई भी प्रेग्नेंट रहती है और लास्ट मंथ चल रहा होता है तो उनको ऑक्सीटोसिन दिया जाता है ताकि उनका जो दूध का लेवल है वो बढ़ सके। नर युग्मन एवं मादा युग्मन के संयोजन से क्या बनता है? तो नर युग्मन और मादा युग्मन के संयोग होता है तो बनता है जाइगोट। मानव का सबसे करीबी संबंधी होता है चिंपैंजी, जो पहले का बंदर। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC पृथ्वी पर जीवन के लिए क्यों हानिकारक है? क्योंकि इससे ओजोन परत का क्षय हो रहा है और ओजोन परत जैसे ही पतला हो जाएगा तो हम लोग को त्वचा कैंसर हो सकता है और हम लोग बीमारी से मर भी सकते हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन उपयोग करना है। जैसे फ्रिज में, AC में, बड़े बड़े वायुयान में, हवाई जहाज में, ये सब में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का काफ़ी उपयोग होता है। ओजोन स्तर में क्षय के कारण निम्न में से क्या प्रभाव पड़ेगा? तो त्वचा का कैंसर हो जाएगा, आँख भी खराब हो जाएगा, उत्प्रेरित परिवर्तन भी हो जाएगा, मतलब बहुत सारा नुकसान हो सकता है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसका कम उपयोग करें, AC का, फ्रिज का, जहाँ से CFC गैस निकलती है। आहार श्रृंखला में कितनी प्रतिशत ऊर्जा एक दूसरे से पोषी स्तर में स्थानांतरित होती है? जब भी हम किसी को खाते हैं, जैसे मान लें कि एक बकरी घास को खाया तो घास में जितना शक्ति है उसका 10% बकरी को जाता है, और बकरी जितना खाया शक्ति हुआ, और बकरी को अगर कोई खाता है तो उसका 10% जो खाता है उसको जाता है, तो 10%। पर्यावरण बचाने के लिए 3 प्रकार के R का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए 3 R मतलब क्या होता है? R R R, इसका मतलब होता है रिड्यूस, मतलब उपयोग कम करिए, पर्यावरण को बचाने के लिए जितना जरूरत है उतना उपयोग करिए। फिर रिसाइकिल, अगर कोई चीज़ को उपयोग किए हैं तो जो वेस्ट बच गया उसका भी कुछ उपयोग कर करके बना दीजिए। और फिर होता है रीयूज, और फिर जो कुछ बनाए उसको उपयोग करिए ताकि उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा दिन चलाएं। तो पर्यावरण को बचाने के लिए 3 R का उपयोग करना है, रिड्यूज, रिसाइकिल और रीयूज। रिड्यूज मतलब कम उपयोग, रिसाइकिल मतलब फिर से उसका कुछ बनाइए, और रीयूज मतलब फिर से उसको उपयोग करिए, तब ज़्यादा दिन पर्यावरण बचेगा और चलेगा। प्राकृतिक संरक्षण के मुख्य उद्देश्य में से एक है, तो प्राकृतिक संरक्षण के मुख्य उद्देश्य में से एक है वंशागत जैव विविधता का संरक्षण। प्राकृतिक संरक्षण के मुख्य उद्देश्य है वंशागत जैव विविधता का संरक्षण। हम थोड़ा बोलने में मिस्टेक कर इसीलिए तिवारा बोल दे रहे हैं कि प्राकृतिक संरक्षण मतलब प्रकृति को बचाने के लिए मुख्य उद्देश्य हम लोग को क्या करना चाहिए कि जितना भी वंशागत जैव विविधता है उसको हम लोग बचाना चाहिए, उसको संरक्षण करना चाहिए। किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं? तो प्राकृतिक संसाधन सबसे पहले तो शहरीकरण और उसके बाद प्रदूषण के कारण सब नष्ट होते जा रहा है। जितना भी ये सब प्राकृतिक संसाधन है वो शहरीकरण के कारण पेड़ पौधा कट रहा है, आबादी बढ़ रहा है और प्रदूषण हो रहा है, जिसके कारण प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं। यूरो द्वितीय का संबंध, तो यूरो द्वितीय यानी यूरो यानी एयर करके याद रख लीजिएगा, वायु प्रदूषण से है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगा नदी का हिमालय तरफ गंगोत्री। इनमें कौन जैव निम्नीकरण अवशिष्ट है? तो जैव निम्नीकरण अवशिष्ट में से क्या है? तो हम लोग जैव मतलब जो हम लोग के द्वारा निकाला जाता है मलमूत्र, हमारा जो मृत शरीर और कागज, ये सभी जो है जैव निम्नीकरण अवशिष्ट है। और सौर ऊर्जा किस रूप में हरे पौधे में संचित रहती है? तो सौर ऊर्जा जो होती है और रासायनिक ऊर्जा में हरे पौधे में संचित रहती है। आहार जाल में जीव अवस्थित होते हैं, तो आहार नाल में क्या होता है? मेढक खाता है, कीड़ा को खाता है मेढक, मेढक को खाता है सांप, तो ये जो हो जाएगा एक से अधिक पोषी स्तर पर निर्भर होता है। और मृत जीवी किसका भक्षण करता है? तो मृत जीवी जो होता है वो मृत जीव और जंतुओं का भक्षण करता है। मतलब क्या खाता है मृत जीवी? तो मृत जीवी जो होता है मार्जक, वो जितना भी मरा हुआ रहता है उसको खाता है और जंतु को भी खाता है। पत्थरों पर प्राचीन जीवों के अवशेष चिन्हों को क्या कहते हैं?
तो पत्थरों पर जितना भी प्राचीन पहले के जीव मरे हुए जो बचा हुआ मिलते हैं वो एक तरह का जीवाश्म कहलाते हैं। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, कौन से पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता है? तो देखिए, मृत जीविका तो सड़ के खत्म हो जाएगा, सूखा पत्ता भी सड़ के खत्म हो जाएगा, भोजन भी खत्म हो जाएगा, लेकिन प्लास्टिक ये कभी जल्दी खत्म होता है, इसको हजारों साल लगता है, लाखों साल भी लग सकता है। इसीलिए प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करने से पर्यावरण बचेगा, नहीं तो धीरे धीरे सब कुछ खराब होते चला जाएगा। समय पर वर्षा नहीं होगा, समय पर ठंडा गर्मी नहीं होगा, क्योंकि पर्यावरण प्लास्टिक के चलते खराब होते जा रहा है धीरे धीरे। तो कोशिश आप लोग करिए कि प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि आज 30 दिसंबर है और कल इस साल का 2024 का लास्ट दिन है। तो हम लोग हमेशा ये बोलते हैं कि हर दिन कोई ना कोई नया तारीख बदलता है और एक ऐसा तारीख आता है जो पूरा साल को ही बदल देता है। तो कल लास्ट दिन है साल का। आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप अपना पढ़ाई को जारी रखिए। दिन बदलते रहेंगे, साल बदलते रहेंगे, लेकिन आपके कर्म अच्छा रहेगा तो सब दिन अच्छा रहेगा। इसीलिए आप ऐसा कर्म करिए कि जैसे ही फाइनल एग्ज़ाम हो और जब रिजल्ट आए तो आपका रिजल्ट लोगों को दिखे। तो ठीक है, इस वीडियो को बड़ा नहीं करते हैं, अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा और जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।